नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ फ्रीडम एट मिडनाइट का 20वां भाग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। मदन लाल पाहवा की वक्र दृष्टि। नई दिल्ली, 19-20 जनवरी 1948। प्यारेलाल नैयर ने महसूस किया कि उपवास समापन की उस शाम गांधी इतने प्रसन्न, संतुष्ट और उत्साही नजर आ रहे थे जितने पिछले अनेक वर्षों से नहीं। उपवास की सफलता ने उनके सामने नए नए सपनों और आशाओं का जैसे अंबार खड़ा कर दिया था। पूरे विश्व में 1929 के नमक आंदोलन और दांडी मार्च की जैसी प्रतिध्वनियाँ उठी थीं, वैसी ही प्रतिध्वनियाँ इस बार के भी उपवास के कारण उठ रही थीं। कलकत्ता की सफलता भी अभी की सफलता के सामने कुछ नहीं थी। गांधी जी निसंदेह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ गौरव शिखर पर आ बैठे थे। बधाइयों के केबल एवं तारों का बिड़ला हाउस में ढेर लग गया। विश्व के एक एक प्रमुख अखबार ने, उन अखबारों ने भी जो गांधी जी के कटु आलोचक रहे थे, इस बार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा के पुल बांध दिए। बिड़ला हाउस में वह बैठा वह नन्हा सा आदमी भी अपनी सफलता से कम प्रसन्न नहीं था। उनकी आंखें चमक रही थीं, पूरा व्यक्तित्व गदगद था और वह खामोश थे, एकदम खामोश, क्योंकि 19 जनवरी का वह दिन 19 जनवरी का वह दिन सोमवार का दिन था, उनके मौन व्रत का दिन। बिड़ला हाउस की एक एक ईंट उनकी आध्यात्मिक शक्ति की किरणें बिखेर रही थी। गांधी के आसपास एक रहस्यमय प्रभामंडल तैयार हो गया था। उनके अहिंसा के सिद्धांतों के लिए एक अत्यंत भव्य, नवीन और दिव्य क्षितिज खुल गया था। उनका शरीर इतना कोमल हो चुका था कि वह केवल तरल भोजन ही पचा सकते थे। उन्हें फलों के रस, ग्लूकोज और जौ के पानी पर रखा जा रहा था। उनके मन में जो प्रसन्नता थी वह तन में भी दिखाई पड़ी और उन्होंने केवल तरल भोजन पर ही पनपना शुरू कर दिया। उस सुबह उनका वज़न 1 पाउंड कम हुआ था। बिड़ला हाउस में रह रहे उनके अनुयायियों के लिए इससे बढ़िया समाचार और भला क्या हो सकता था। गांधी जी के गुर्दे फिर से सक्रिय होने को प्रस्तुत थे। शरीर में जमा फालतू जल को उन्होंने निष्कासित करना शुरू कर दिया था। भारत की महान आत्मा परछाइयों के पीछे से दोबारा प्रकट हो रही थी। जिस वक्त महात्मा गांधी का वजन लिया जा रहा था, लगभग उसी वक्त 6 पुरुष नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर के सूने पिछवाड़े में प्रकट हुए, जहां उनकी गतिविधियों को देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। इसका फैसला करने से पहले कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अपने हथियारों की जांच कर लेना चाहते थे। गोपाल गोडसे ने अपने जैकेट में से 32 कैलिबर का वह पिस्टल निकाला जिसे उसे पूना से 200 रुपये में खरीदा था। उसे लोड करके वह एक वृक्ष से 25 फीट के फासले तक हटा। फिर उसके तने का निशाना लेकर उसने घोड़ा दबा दिया। कुछ भी न हुआ। पिस्तौल को काफ़ी हिलाने के बाद उसने दोबारा घोड़ा दबाया। इस बार भी कुछ न हुआ। आप्टे ने इशारा किया कि बगड़े अपना पिस्तौल निकाले। गोपाल ने जिस तने का निशाना लिया था उसी को निशाना बनाकर बगड़े ने अपना पिस्तौल दागा। इस बार धमाके की आवाज़ हुई। वे सब दौड़कर तने के पास पहुँचे ताकि देख सकें कि गोली का निशाना कहाँ लगा है। कहीं कोई निशान नहीं था। गोली ने 25 फीट की दूरी को भी केवल आधा पार किया था। वह जमीन पर पड़ी दिखाई दी। बगड़े ने दोबारा फायर किया। इस बार गोली तने से दाहिनी तरफ उछली। बगड़े ने 4 गोलियां और चलाईं। एक भी गोली निशाने पर न लगी। बगड़े का पिस्तौल सचमुच वैसा ही था जैसा आप्टे ने बम्बई में संदेह किया था। गांधी को गोली मारने वाला कहीं खुद ही गोली खाकर न गिर जाए। षड्यंत्रकारियों के बीच अकुलाहट भरा सन्नाटा छा गया।
बम्बई का वह कपास व्यापारी उस दिन बिड़ला हाउस में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। उसे महात्मा गांधी ने चुपके से कराची भेज रखा था ताकि वह महात्मा की पाकिस्तान यात्रा के लिए सभी योग्य प्रबंध करवा सके। जिस दौरान गांधी उपवास करते हुए मृत्यु के सानिध्य में जा बैठे थे, उस दौरान जहांगीर पटेल ने जिन्ना के साथ गुप्त मंत्रणाएं जारी रखी थीं। जहांगीर पटेल एक ऐसी यात्रा को स्वीकृत कराने की चेष्टा में था जिसका यात्री अपने देश भारत में जिंदा रहेगा या नहीं निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता था। जिंदा रह जाए तब भी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कोई धर्मांध व्यक्ति उस यात्री को मार नहीं डालेगा, इसी का क्या भरोसा था। उक्त प्रस्ताव पर जिन्ना की पहली प्रतिक्रिया बहुत बुरी रही। कांग्रेस पार्टी में अपनी सम्मानित जगह जिन्ना को छोड़नी पड़ी। इसके पीछे गांधी का ही हाथ था। यह विश्वास जिन्ना के मन में इतना दृढ़ हो चुका था कि अब उन्हें गांधी की प्रत्येक बात, प्रत्येक हरकत को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कदम कदम पर भारत ने जो वायदा खिलाफी और दादागिरी का बर्ताव चला रखा था, उससे भी जिन्ना कम पीड़ित नहीं थे। इसीलिए जिस व्यक्ति को उन्होंने हमेशा चालाक हिंदू लोमड़ी कहा, उसके उस सरल प्रस्ताव पर भी उन्हें संदेह होना स्वाभाविक था। लेकिन जब गांधी के ही कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ की वह रकम मिल गई जिसके अभाव में उस देश की लुटिया डूबी जा रही थी, तो जिन्ना के रुख की कठोरता कुछ कम हुई और उन्होंने आखिर उस बूढ़े राजनीतिक दुश्मन को अपने पवित्र देश की धरती पर चरण रखने की अनुमति दे दी। जिन्ना की इस अनुमति से महात्मा को यही लगा जैसे उनके जीवन को एक नई सार्थकता मिल गई है। सचमुच वे अपने जीवन के एक नितांत नए मोड़ पर आ खड़े हुए थे। उनके सामने वह पहला अवसर नहीं था, वह पहला अवसर था जब वह अहिंसा का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर जा सकते थे। ऐसे प्रचार के लिए विदेश जाने से वह अब तक मना करते रहे थे, क्योंकि भारतीय आज़ादी उनके जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। अब आज़ादी मिल चुकी थी और उनके नवीनतम उपवास ने देशवासियों को सही जीवन दृष्टि भी दे दी थी। भारत की भौगोलिक एकता को वह संजोकर नहीं रख सके थे, लेकिन यदि पाकिस्तान में जाकर उन्होंने अहिंसा का सफल प्रचार किया तो क्या भारत की आध्यात्मिक एकता पुनः स्थापित नहीं हो जाएगी? उन्होंने यहाँ तक कल्पना कर ली थी कि पाकिस्तान वह किस प्रकार जाएंगे, पैदल। भारत से पैदल चलकर पाकिस्तान पहुँचना और वहाँ भी हर जगह पैदल ही घूमना, इस उपाय से गांधी जी निसंदेह एक विलक्षण आध्यात्मिक आभा का प्रकाशन करते। किंतु उस वक्त तो उनके पैरों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठकर बिड़ला हाउस के लॉन तक जा सकते। प्रार्थना सभाओं में अनुयायी उन्हें अपने कंधों पर रखी चौकी पर बिठाकर बाहर लाते और सभा के समापन पर उसी तरह वापस अंदर उठा ले जाते। उस दिन प्रार्थना सभा की सभी आंखें उन पर भक्ति भाव से टिकी हुई नहीं थीं। आंखों में 3 जोड़े ऐसे थे जो उन्हें कातिलाना तसल्ली से घूर रहे थे। नाथूराम गोडसे, उसका भाई गोपाल और नारायण आप्टे उस प्रार्थना सभा में इसलिए नहीं आए थे कि महात्मा के दर्शनों द्वारा स्वयं को धन्य करें, बल्कि इसलिए आए थे कि बिड़ला हाउस के लॉन का ठीक से अध्ययन कर सकें, ताकि स्पष्ट हो सके कि महात्मा के कत्ल के लिए वे कौन सी पद्धति अपनाएं। गोपाल गोडसे के लिए जीवन में यह पहला अवसर था जब वह गांधी जी को देख रहा था। चौकी पर बैठे उस कमज़ोर आदमी ने गोपाल को प्रभावित नहीं किया। गोपाल की नज़रों में वह केवल एक मामूली बूढ़ा था, नाटे कद का और झुर्रियों से सना। गोपाल ने उसे देखने के साथ कोई घृणा अनुभव नहीं की। उसे कत्ल करना मेरे लिए न कोई गम की बात थी न खुशी की। गोपाल गोडसे भविष्य में स्वीकार करने वाला था। उसे केवल इसीलिए ख़त्म किया जाना था कि वह लोगों को लगातार गुमराह कर रहा था। गोपाल गोडसे ने महात्मा के प्रति घृणा अनुभव की, चाहे न की, लेकिन वह चौकन्ना अवश्य हो गया, क्योंकि उसने भांप लिया था कि श्रद्धालुओं की इस भीड़ में
केवल श्रद्धालु ही बैठे हुए नहीं हैं, सादा पोशाकें पहनकर न जाने कितने पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। प्रार्थना के मैदान से लौटते समय गोपाल ने देखा कि गेट पर पुलिस का तंबू लगा है, जिसके भीतर रखी सब मशीन गन साफ नजर आ रही हैं। भाग निकलने की गुंजाइश नहीं के बराबर है, वह मन ही मन बोला। 45 मिनट बाद इसकी तसल्ली करके कि किसी की भी नज़र हम पर नहीं, साजिश के मुख्य सूत्रधार एक एक करके नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल मरीना के कमरा नंबर 40 में एकत्र हो गए, जिसे आप्टे और गोडसे ने एस देशपांडे और एन देशपांडे के फर्जी नामों से बुक किया हुआ था। करकरे ने आप्टे एवं स्वयं के लिए व्हिस्की का आदेश दिया। आप्टे ने कहा कि अब ठोस कार्य करने का अवसर आ गया है। बिड़ला हाउस की रचना इत्यादि का जो भी अध्ययन मैंने किया है, उस पर से लगता है कि वार हमें प्रार्थना सभा में ही करना होगा, जब वह बूढ़ा आम जनता के सामने प्रकट होता है। शेष सारा समय वह इतना सुरक्षित है कि हम उसे पा नहीं सकेंगे। खुली प्रार्थना सभा में वार करने के बाद हम पलायन भी कर जाएं, इसकी संभावना कम होने के बावजूद हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। आप्टे का स्वर था, कल 20 जनवरी मंगलवार की शाम 5 बजे प्रार्थना सभा में। फैसला 20 जनवरी मंगलवार की सुबह 9 बजे बिड़ला हाउस के पिछवाड़े में लाल ईंटों की चाह दीवारी के समानांतर एक टैक्सी आगे बढ़ रही थी। नौकरों के आने जाने का लकड़ी का गेट दिखाई दिया। जहां टैक्सी रुक गई, उसके दोनों यात्रियों ने जब पैदल चलते हुए गेट पार किया तो उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था। सामने के आंगन में एक किनारे सीमेंट की बनी एक मंजिला कोठरियों की कतार सी खड़ी थी। वे बिड़ला हाउस के नौकरों की कोठरियां थीं। इन्हीं कोठरियों के पीछे वह लाल दीवार थी जो कि प्रार्थना सभाओं के मंच को घेरती थी। प्रत्येक शाम को आयोजित नियमित प्रार्थना सभाएं। दोनों यात्रियों ने तब तक चलना जारी रखा जब तक वे बगीचे में न पहुंच गए। सुबह की धूप में बगीचा सूना और खामोश था। उस सूनी खामोशी ने नारायण आप्टे और उसके नकली साधु दिगंबर बगड़े का हौसला बढ़ा दिया। वे एक नाजुक निरीक्षण के लिए अंदर घुसे थे और उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। आज ही शाम को इसी घास के मैदान में उन्हें जो अपराध करना था, उसे ठीक ठीक किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसकी बारीकियां अब वे तय कर लेना चाहते थे। गांधी का प्रार्थना मंच जिस लाल दीवार के सामने था, उस पर आप्टे की नज़र गड़ी रह गई। उस दीवार में छोटी छोटी खिड़कियों की कतार सी कटी हुई थी। साफ साफ देखा जा सकता था कि उन खिड़कियों की एक तरफ तो गांधी जी का प्रार्थना मंच और दूसरी तरफ हैं नौकरों की कोठरियाँ। एक खिड़की ठीक उस जगह थी जहाँ से झांकने पर गांधी जी का माइक्रोफोन दिखाई पड़ता। आप्टे की चालाक आँखों ने तुरंत हिसाब लगाया। उस खुली खिड़की से निशाना लेने पर भाषण देने में लीन गांधी की खोपड़ी और पिस्तौल के बीच मुश्किल से 10 फीट का फासला रहेगा। यह शॉट इतना सरल होगा कि बगड़े की घटिया पिस्तौल का निशाना भी चूक नहीं सकता। माइक्रोफोन के ठीक सामने वाली वह खिड़की बाईं तरफ से गिनने पर नौकरों की तीसरी कोठरी के अंदर थी। यानी अगर तीसरी कोठरी में घुसकर पिछवाड़े की खिड़की में से झांका जाए तो भाषण देने में लीन गांधी की खोपड़ी ठीक सामने दिखाई देगी। दोनों आगंतुक पूर्ण संतोष के साथ जिस राह आए थे उसी राह लौट गए, ताकि सड़क पर प्रतीक्षा करती अपनी टैक्सी में बैठें और निकल चलें। मरीना होटल के रूम नंबर 40 के बाथरूम में 5 जोड़ी उत्सुक आंखें दिगंबर बगड़े की उंगलियों की प्रत्येक हरकत को गौर से देख रही थीं। सावधानी के साथ बगड़े ने उन हथगोलों के अंदर डेटोनेटर्स सरका दिए जिन्हें वे उसी शाम उपयोग करने जा रहे थे। दरवाजे पर खड़े नाथूराम का चेहरा सफ़ेद हो चला था। बगड़े, नाथूराम ने भर्राए गले से कहा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अच्छी तरह जांच लो, ऐसा नहीं कि ऐन मौके पर। अब उन्हें क्षण क्षण का हिसाब लगाना था कि उनके पास जो पलीता है वह किस स्पीड से जलता है।
बगड़े ने चाकू से पलीते की डोर काटी। आपटे से माचिस लेकर बगड़े ने तीली जलाई और पलीते को दिखा दी। आपटे ने अपनी आंखें घड़ी पर जमा दी थीं। पलीते की डोर ने जलना और आपटे ने सेकंड गिनना शुरू किया। पलीता जलते ही अचानक इतना धुआं निकल पड़ा कि सारा बाथरूम भर गया। खांसते खांसते षड्यंत्रकारियों का बुरा हाल हो गया। धुआं बाथरूम से बाहर निकलने लगा। उसका राज छिपाने के लिए उन्होंने दीवानों की तरह जल्दी जल्दी सिगरेट पीना शुरू किया। इस हंगामे के शांत होने पर आपटे ने उन सबको शयनकक्ष में बुलाया ताकि प्रत्येक को उसका काम सौंपा जा सके। नाथूराम को अचानक आधा सीसी का तेज दर्द होने लगा, जिसका वह पुराना मरीज था। वह सिर पकड़कर निढाल हो गया। आपटे ने मदन लाल से कहा कि तुम बिड़ला हाउस के पीछे प्रार्थना सभा की दीवार से सटाकर वह बम छिपा आओगे जिसके विस्फोट के साथ हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा। विस्फोट से जो भगदड़ मचेगी उससे हत्या में आसानी रहेगी। इस बीच दिगंबर बगड़े और गोपाल गोडसे नौकरों की कोठरी नंबर 3 में प्रवेश कर चुके होंगे, वही कोठरी जिसका निरीक्षण आज सुबह किया गया है। यदि किसी ने रोक टोक की तो सफाई में यह कहा जाएगा कि हमें पीछे की तरफ से गांधी जी का फ़ोटो खींचना है प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं के साथ। ज्यों ही मदन लाल का बम फटेगा त्यों ही बगड़े इस कोठरी की खिड़की में से गांधी पर गोली चलाएगा। लगभग पॉइंट ब्लैंक से चली हुई यह गोली निशाना चूक नहीं सकती। बगड़े की गोली चलते ही गोपाल अपना हथगोला उस खिड़की में से गांधी पर फेंक देगा। गांधी के सामने एक और हथगोला लेकर श्रद्धालुओं के बीच करकरे बैठा होगा। मदन लाल का बम फटते ही करकरे भी अपना हथगोला गांधी पर फेंक देगा। इस हंगामे में कुछ निर्दोषों की जानें भी जाएंगी, मगर उसका कोई उपाय नहीं। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। नाथूराम की आधा सीसी की पीड़ा इतनी बढ़ चली थी कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराहने लगा था। हत्या करते समय सबकी पोशाकें, रूप, रंग आदि अलग अलग होना आवश्यक था ताकि वे एक ही थैली के चट्टे बट्टे न मालूम पड़ें। आपटे ने, जो हमेशा शानदार सूट पहनता था, धोती कुर्ता धारण किया। करकरे ने अपनी भौहें रंग ली और मस्तक पर लाल तिलक लगाया। मदन लाल ने बम्बई से एक नीला सूट खरीदा था, उसने उसी को पहन लिया। जीवन में यह पहली बार उसने सूट पहना था। सबने मिलकर कॉफ़ी पी। फिर वे 5-5 मिनट के अंतर से एक एक कर कमरे से निकलने लगे। अलग अलग तांगों में बैठकर वे बिड़ला हाउस की ओर चले। आपटे सबसे बाद में रवाना हुआ टैक्सी में। वह टैक्सी हरे रंग की शेवरलेट गाड़ी थी, PBF 671, जिसे आपटे ने रीगल सिनेमा से 4:15 बजे पकड़ा। आने जाने का भाड़ा 12 रुपये तय हुआ था। गांधी जी में उस दिन भी इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रार्थना सभा तक पैदल चलकर आते। उन्हें एक कुर्सी में बिठाकर मंच तक उठाकर लाया गया। वह कुर्सी जब भीड़ के बीच से सामने लाई जा रही थी तब जनता दोनों तरफ सादर हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसी जनता के बीच खड़ा मदन लाल पाहवा भी उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका रहा था जिसे कि वह कत्ल करने आया था। बम को उसने अपने पीछे की दीवार के पास पत्तों और घास के नीचे छिपा दिया था। बिड़ला हाउस के पिछवाड़े में, जहां नौकरों के आने जाने का गेट था, आपटे की हरी शेवरलेट टैक्सी आकर रुकी। आपटे उतरा और करकरे तुरंत उसके नज़दीक आया। करकरे ने उसे आश्वस्त किया कि मदन लाल का बम सही सही छिपा दिया गया है। नौकरों की कोठरी नंबर 3 में जाने में कोई दिक्कत न होगी, जिसकी खिड़की से गांधी का सिर एकदम नज़दीक पड़ता है। करकरे ने कोठरी के नौकर को 10 रुपये दिए थे और वह उनकी सुविधा के लिए कोठरी छोड़ने को तैयार हो गया था। करकरे ने इशारा कर बताया कि कौन सा व्यक्ति उस कोठरी का निवासी है। इसके बाद करकरे गांधी जी के श्रद्धालुओं के साथ मिलकर प्रार्थना सभा में जा बैठने के लिए रवाना हो गया। आपटे ने टैक्सी में बैठे बगड़े को नज़दीक बुलाया और इशारे से बताया कि करकरे ने किस नौकर को 10 रुपये दिए हैं। फिर कहा कि अब तुम उस कोठरी में जाओ। बगड़े ने कोठरी की ओर बढ़ना शुरू किया। अभी वह मुश्किल से
10 कदम जा पाया होगा कि ठिठक कर खड़ा रह गया। कोठरी का स्वामी, वह नौकर, शाम की धूप में बाहर बैठा हुआ था। बगड़े ने देखा कि उसकी केवल एक आंख है। इससे बुरा शगुन भला और क्या हो सकता था। कांपता हुआ बगड़े वापस आया और आपटे से बोला, मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता, वह काना है। सुनकर आपटे भी एक बारगी सिहर गया। उधर मैदान में प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी और गांधी जी ने बोलना शुरू कर दिया था। उनका स्वर इतना कमज़ोर था कि डॉक्टर सुशीला नैयर उनके हर वाक्य को भीड़ के सुनने के लिए दोहरा रही थीं। जाहिर था कि उतनी कमजोरी में गांधी का भाषण अधिक समय तक चलने वाला नहीं। आपटे समझ गया कि बहस करने का मौका नहीं। उसने गोपाल गोडसे से कहा कि तुम तो उस कमरे में चले ही जाओ और ज्यों ही मदन लाल का बम फटने की आवाज़ सुनाई दे त्यों ही अपना हथगोला खिड़की में से गांधी पर फेंक दो। बगड़े को उसने ताबड़तोड़ एक नया काम सौंपा। जाओ, प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं के साथ घुल मिलकर बैठो, आगे बढ़ो, गांधी और स्वयं के बीच अंतर कम से कम रखो। मौका आते ही गांधी पर आमने सामने फायर करो। गोपाल गोडसे नौकरों की कोठरी नंबर 3 की ओर बढ़ा। उसके स्वामी पर हल्की मुस्कान फेंक कर वह कोठरी में घुसा और दरवाज़ा बंद कर सिटकनी चढ़ा ली। अब उसने अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां आपटे की योजना की जब पहली ज़बरदस्त भूल उसका इंतज़ार करती बैठी थी। गोपाल गोडसे थर्राकर खड़ा रह गया। सुबह जांच पड़ताल करते समय आपटे ने इतनी चुस्ती नहीं बरती थी कि वह बाकायदा कोठरी के अंदर आकर देखता। जिस खिड़की में से गोपाल को अपना हथगोला फेंकना था वह कम नहीं पूरे 8 फीट की ऊंचाई पर थी। आपटे ने अपनी जल्दबाजी में इतना गौर नहीं किया कि प्रार्थना सभा के मैदान की ऊंचाई नौकरों के आंगन की अपेक्षा बहुत अधिक थी। इसीलिए जो खिड़की प्रार्थना सभा में ज़मीन के नज़दीक खुली हुई थी उसी की ऊंचाई कोठरी के अंदर लगभग 8 फीट थी। हाथ पूरे उठाने के बाद भी गोपाल मुश्किल से उसकी सलाखें छू सका। घबराकर गोपाल कोठरी के अंधेरे में नौकर की चारपाई ढूंढने के लिए हाथ पैर मारने लगा। बाहर सब कुछ योजनानुसार तैयार था। नाथूराम गोडसे ने देखा कि करकरे ने अपना हथगोला फेंकने के लिए मोर्चा ले लिया है। समय आ गया था। नाथूराम ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। संचालक का यह इशारा आपटे ने देखा। उसने मदन लाल को इशारा किया। वह पंजाबी तैयार बैठा था। उसने बड़ी शांति और तसल्ली से सिगरेट का गहरा कश लिया, फिर उसके जलते सिरे को अपने पैरों के पास ले जाकर पलीते के छोर पर रख दिया। इसके साथ ही वह तुरंत उठकर दूर चला गया। गिनती के क्षणों के बाद जब अचानक बम फूटा तो उसके धमाके और धुएं से लोगों की चीखें निकल गईं। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। सुशीला के मुंह से निकल पड़ा, ओ माँ। और गांधी जी अपने कमज़ोर किंतु शांत स्वर में उससे कहने लगे, डर गईं। प्रार्थना करते करते समाप्त हो जाना, इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो सकती है। गांधी जी के ठीक पीछे की उस कोठरी में गोपाल गोडसे ने चारपाई खोज ली थी। उसकी लकड़ी पर खड़े होने के बाद भी उसने पाया था कि आंखें खिड़की तक नहीं पहुंच रही हैं। अब उसके पास केवल एक चारा रह गया था कि वह अपना हथगोला खिड़की में से अलअलटप बाहर की तरफ गिरा दे। जिस पर गिरता हो गिरे, जो मरता हो मरे। उसने हथगोला जेब से निकाला। उसी समय उसने ध्यान दिया कि बाहर से गोली चलने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, न करकरे का हथगोला फटने का कोई धमाका हुआ। केवल मदन लाल का बम फूटकर रह गया था। गोपाल के कानों तक गांधी जी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अपने कमज़ोर स्वर में वह अपील किए जा रहे थे, सुनिए सुनिए, कुछ नहीं हुआ है, यह तो केवल सेना की चांदमारी है। बैठिए, शांत रहिए, प्रार्थना जारी रखिए। लेकिन मदन लाल का बम फूटते ही सभा के मैदान में हड़कंप मच गया था। इसका लाभ उठाते हुए करकरे गांधी के 15 फीट नज़दीक तक चला आया। वह बूढ़ा बिल्कुल सामने था, कठपुतले जैसा कमज़ोर और असुरक्षित। करकरे ने अपना हथगोला बाहर निकालना शुरू किया। साथ साथ उसने गांधी के सिर के पीछे उस खिड़की पर नज़र डाली जिसकी सलाखों के पीछे से पिस्तौल की चमकती नली दिखाई पड़नी चाहिए थी।
हथगोले का काला आकार भी बाहर की तरफ लुढ़कता या उछलता दिखना चाहिए था। खिड़की पर कुछ नहीं था। करकरे बुत की तरह खड़ा रह गया। गोपाल गोडसे चारपाई से फर्श पर कूद पड़ा। नहीं, उससे वह सब नहीं हो सकेगा। हथियार दूसरों के पास भी हैं। उसने सोचा वे हमला करें। बिना यह देखे कि हथगोला किसकी जान लेगा, वह उसे नहीं फेंक सकता। अंधेरे में लपक कर वह दरवाजे के पास आया और सिटकने उतारने लगा। उधर मैदान में करकरे का साहस प्रतिपल छूट रहा था। गांधी पर अपना हथगोला फेंकने के लिए वह तब तक प्रस्तुत नहीं था जब तक खिड़की में से पिस्तौल या हथगोले का हमला होता दिखाई न दे। इसका कोई आसार खिड़की पर नहीं था। अचानक उसने 31 फीट के फासले पर भीड़ के बीच बगड़े को खड़े देखा। करकरे को आश्चर्य हुआ। बगड़े यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो कोठरी में होना चाहिए। बगड़े के दिमाग में केवल एक योजना थी, कैसे वहाँ से भाग निकले। उसने अचानक महसूस किया कि राजनीति के साथ उसका कोई सरोकार नहीं। वह केवल व्यापारी आदमी है। उसका व्यापार है हथियार बेचना, न कि हथियार चलाना। उसने करकरे की आंख से आंख न मिलाई। वह चुपचाप भीड़ में खो गया। उसी समय एक औरत ने, जिसने मदन लाल को पलीते का छोर जलाकर खिसकते देखा था, अचानक उस पंजाबी को पहचान लिया। वह इशारे करती हुई चिल्लाने लगी, यही है वो। गोपाल जब उस कोठरी से बाहर निकला तो औरतों की चीखों ने उसे चौंकाया। उसने देखा कि 2 पुरुष, जिसमें से एक नीली वर्दी में है, मदन लाल को घसीटते हुए गिरा रहे हैं। गोपाल ने अपने भाई नाथूराम और आपटे को भीड़ में देखा। वे स्तब्ध थे। गोपाल उनके साथ जा मिला। वे तीनों चितपावन ब्राह्मण एकाध पल झिझकने के बाद अपने शेष साथियों की चिंता किए बगैर उस हरी शेवरलेट टैक्सी की ओर बढ़ चले जिसे आपटे ने बुक किया था। टैक्सी में घुसते ही उन्होंने चालक से कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ शहर की ओर निकल चले। पीछे छूट गए करकरे ने देखा कि मदन लाल को घसीटकर उस टेंट की तरफ ले जाया जा रहा था जो बिड़ला हाउस के गेट पर लगा है। अब करकरे में इतना साहस न रह गया कि वह अपना हथगोला बाहर निकाल भी सके। उसने पलायन की तैयारी कर ली। मंच से आदेश दे रहे गांधी जी ने आखिर व्यवस्था स्थापित कर ली। लोग बैठने लगे थे। गांधी जी ने शांति से घोषणा की, मुझे अब पाकिस्तान जाना है। सरकार और डॉक्टरों की अनुमति मिलते ही मैं रवाना हो जाऊंगा। गांधी जी प्रसन्नता से मुस्करा रहे थे। उन्हें अनुमान नहीं था कि वह अभी अभी कितने चमत्कारिक ढंग से बच गए हैं। सभा के समापन पर उन्हें उसी कुर्सी पर बिठाए रखकर श्रद्धालुओं ने कंधे पर उठाया और सादर भीतर ले चले। टैक्सी में शहर की तरफ झपटते नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और नारायण आप्टे की हताशा का कोई और छोर नहीं था। नाथूराम का सिर आधी शीशी की लपटों में धू धू कर जलने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। मदन लाल को उनके नामों की जानकारी दी गई थी, फिर भी वह इतना अवश्य जानता था कि वे पूना से आए हैं और उनके अखबार का नाम क्या है। मदन लाल को उसके नामों की जानकारी नहीं दी गई थी। पुलिस को उन तक पहुंचने में देर ही क्या लगेगी। नाथूराम बौखलाहट की धुंध से बाहर आया। अपने भाई से उसने मराठी में कहा कि तुम पूना वापस चले जाओ और कोई एलिबी सोचो। तुम्हारी बीवी है, बच्ची है, तुम्हें उन्हें पालना है। अगला कदम क्या उठाया जाए इसकी चिंता मैं और आपटे कर लेंगे। आपटे ने चालक से टैक्सी रोकने को कहा। गोपाल उतर गया। नारायण आपटे और नाथूराम गोडसे को लिए हुए टैक्सी वाहनों की कतार में खो गई। उधर बिड़ला हाउस में पूछताछ और बधाइयों का ढेर लग गया था। फ़ोन बजता ही जा रहा था। नेहरू और पटेल दौड़े दौड़े आए। उन्होंने महात्मा को बाहों में भर लिया। एडविना माउंटबेटन भी सबसे पहले आने वालों में से एक थी। फिर तो इतने आगंतुक आते गए कि गिने न जाएं। गांधी जी ने एडविना से कहा, लीजिए, इसमें आप मुझे बधाई दे रही हैं। मैंने भला कौन सी बहादुरी दिखाई जो आप बधाई दें? हाँ, अगर कोई आमने सामने आकर गोली चलाए और मैं मुस्कुराता हुआ राम का नाम लेता हुआ उस गोली को सहर्ष झेल जाऊं, तब जरूर कहूँगा कि बधाई दीजिए। उस शाम गांधी जी का जीवन लेने के प्रयास की जांच करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी जानी थी वह D.W. मेहरा, जो दिल्ली पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे। फ्लू के
103 डिग्री बुखार में लेटे पड़े थे। सब सूचनाएं उन्हें फ़ोन से मिलती गईं। उन्हें जब बताया कि बम फोड़ने वाला प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है तो उन्होंने तीसरी श्रेणी अर्थात 3rd डिग्री के कदम उठाने की इजाज़त दे दी। इससे आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला दरअसल उस व्यक्ति पर आधारित था जिसका नाम था DJ संजीव। दिल्ली पुलिस के चीफ वही थे। हालांकि आम तौर पर सारी जिम्मेदारियां वह मेहरा पर छोड़ दिया करते, क्योंकि उनका वास्तविक काम था भारत के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का संचालन। लेकिन इस बार संजीव के इस फ़ोन ने मेहरा को आश्चर्य में डाल दिया। मदन लाल के मामले की चिंता आप न करें, यह मामला मैं देख लूँगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में मदन लाल अपनी वक्र दृष्टि की कीमत चुका रहा था। बुरी तरह लस्त और परेशान होकर उसने उन 3 अधिकारियों के सामने झुकना शुरू किया जो पिछले 3 घंटों से लगातार उस पर प्रश्नों की बौछार कर रहे थे। उसने स्वीकार कर लिया कि वह अकेला नहीं है, वह एक टोली के साथ आया है। उसने टोली के सदस्यों की संख्या बताई 7। उसने गौरव के साथ स्वीकार किया कि वह अपने साथियों सहित सावरकर सदन में गया था, जहां उसकी उस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। पुलिस ने उसे अपने साथियों का हुलिया बयान करने पर मजबूर किया। उसने गोल मोल बातें बताईं। नाम उसने केवल एक का लिया, करकरे का, लेकिन उसने किरकिरी उच्चरित किया। गोडसे, नाथूराम गोडसे का व्यवसाय क्या है, यह उसके मुंह से एकाएक निकल गया। उसने बताया कि मेरा एक साथी किसी मराठी अखबार का संपादक है। अखबार का नाम या तो राष्ट्रीय मराठा है या अग्रणी मराठा। अखबार का अधूरा नाम और गलत होने के बावजूद उस आधार पर आगे बढ़कर पुलिस कहां से कहां पहुंच सकती थी। मदन लाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत हिंदू महासभा के कार्यालय और मरीना होटल की तलाशी ली। मदन लाल का कोई साथी न मिला। बगड़े अपने नौकर के साथ मीलों दूर था और क्षण क्षण दूर खिसक रहा था, क्योंकि वह पूना की दिशा में जाती ट्रेन में बैठा हुआ था। करकरे और गोपाल गोडसे फर्जी नामों से पुरानी दिल्ली के एक अन्य होटल के मेहमान बन चुके थे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी घंटों पहले मरीना होटल छोड़ चुके थे। आधी रात को पुलिस ने अगली सुबह तक के लिए मदन लाल से पूछताछ रोक दी। मामले की दैनिक कार्रवाई बंद करते समय पुलिस अधिकारी अपने कार्य की गति से असंतुष्ट नहीं थे। केवल 6-7 घंटों में उन्होंने इतना कुछ जान लिया था कि अब धैर्य और चतुराई का थोड़ा सा ही उपयोग करके पुलिस नाथूराम गोडसे को पहचान सकती थी, साथ में नारायण आप्टे को भी। इसके बावजूद जो पुलिस कार्रवाई उतने अच्छे ढंग से शुरू हुई थी, वही क्रमशः इतनी धीमी, फूहड़ और फालतू साबित हुई कि 30-30 साल बीत जाने के बावजूद भारत की समझ में यह आने वाला नहीं था कि जो हुआ आखिर कैसे हुआ। नई दिल्ली व बम्बई 21 से 29 जनवरी 1948। मदन लाल पाहवा के मामले की तहकीकात दिल्ली पुलिस के चीफ ने भले ही अपने कंधों पर ले ली, गांधी जी की रक्षा की जिम्मेदारी फ्लू से पीड़ित D.W. मेहरा की ही थी। उतने तेज बुखार के बावजूद लंबे ओवरकोट में अपना बदन छिपाकर मिस्टर मेहरा स्वयं बिड़ला हाउस पहुंच गए। तब दोपहर होने को थी। उन्होंने गांधी जी के सामने स्पष्ट किया कि बम विस्फोट करने वाला वह उन्मादी कोई अकेला व्यक्ति न होकर 7 षड्यंत्रकारियों में से एक था। खुले घूम रहे 6 षड्यंत्रकारी अगला हमला करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। मेहरा की इच्छा थी कि बिड़ला हाउस पर सशस्त्र पहरा और बैठा दिया जाए। न केवल इतना, बल्कि प्रार्थना सभा में आते व्यक्तियों में से जो भी जरा भी संदिग्ध मालूम पड़े, उसकी तुरंत तलाशी ली जाए। गांधी जी इसकी अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार न हुए और बोले, मेरा एकमात्र रक्षक राम है। अगर राम ही नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं, तो आप यहाँ 10 लाख पुलिस वाले तैनात करके भी मेरा जीवन नहीं बचा सकेंगे। अगर मुझे पता चला कि आपने मेरी प्रार्थना सभाओं की सरलता और गरिमा भंग कर दी है, तो मैं तुरंत दिल्ली छोड़कर चला जाऊंगा और जाते जाते कहता भी जाऊंगा कि क्यों जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं रोज़ आपकी प्रार्थना सभा में आकर बैठूं, तो आप इसकी अनुमति तो देंगे ना? मेहरा ने पूछा।
क्यों नहीं, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर ना आइएगा। गांधी जी ने उत्तर दिया, जैसे सब आते हैं वैसे आइए। बुखार के बावजूद 5 बजने में 10 मिनट पहले ही मिस्टर मेहरा बिड़ला हाउस में दोबारा दिखाई दिए और वह सादा पोशाक में थे। सशस्त्र पहरे पर उन्होंने 5 की अपेक्षा अब 36 व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालुओं की पोशाक में श्रद्धालुओं के ही बीच में बैठने वाले थे। मेहरा के कोट में भरा भराया रिवॉल्वर तैयार रखा था। गांधी जी ज्यों ही प्रार्थना सभा की ओर रवाना हुए, मिस्टर मेहरा ने वह जगह ले ली जिसे कि अब वह प्रत्येक शाम को ग्रहण करने वाले थे, गांधी जी के दाहिनी तरफ। आज भी गांधी जी को कंधों पर उठाकर मंच तक ले जाना पड़ा। अपने संभाषण का प्रारंभ ही उन्होंने इस बात से किया कि उस नौजवान शरणार्थी को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम उसे सज़ा देते हैं तो उसके मन में पहले से बैठी घृणा घटेगी नहीं और बढ़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी। किसी भी रुष्ट व्यक्ति से घृणा करने का हमें अधिकार नहीं है। एक बात तो निश्चित ही था कि वह साजिश बम्बई प्रांत में पकाई गई। मिस्टर संजीव ने बम्बई पुलिस की कार्रवाई के साथ स्वयं अपनी कार्रवाई का तालमेल बिठाने के लिए 2 CID अधिकारियों को हवाई जहाज़ से तुरंत बम्बई रवाना किया। उन 2 में से किसी भी अधिकारी ने मदन लाल के टाइप हो चुके बयान की एक प्रति अपने साथ ले जाना आवश्यक न समझा। जो एकमात्र दस्तावेज वे लेकर चले थे वह था 2 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा एक कार्ड, जिस पर 2-4 प्रमुख बातें जल्दी जल्दी हाथ से लिख ली गई थीं। करकरे का नाम उस कार्ड पर किरकिरी के रूप में दिल्ली पुलिस को जो सर्वाधिक नाजुक सूचना प्राप्त हो चुकी थी वह उस कार्ड पर नदारद थी। गोडसे और आप्टे के अखबार की लगभग सही शिनाख्त। बम्बई CID की विशेष के सेक्शन 1 और 2 के प्रभारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उस 32 वर्षीय नौजवान का नाम था जमशेद नागरवाला जिम्मी। राजनीतिक गतिविधियों और विदेशियों की सक्रियता पर नज़र रखना जिम्मी की जिम्मेदारी थी। दिल्ली के अधिकारियों ने जिम्मी साहब को जो बताया उससे ज़्यादा तो वह स्वयं ही जानते थे। बम्बई के गृह मंत्री मोरारजी देसाई से प्राप्त सूचनाओं एवं आदेशों के अनुसार जिम्मी ने बहुत कार्य कर रखा था। वीर सावरकर एवं उनसे मिलने जुलने वालों पर जिम्मी के जासूस 24 घंटे नज़र रख रहे थे। यह मामला सौंपे जाने के कुछ घंटों के भीतर ही जिम्मी नागरवाला पता लगा चुके थे कि विष्णु करकरे कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। उन्हें मालूम था कि करकरे अहमदनगर से जनवरी की 6 तारीख से ही गायब है। एक गुप्तचर ने उन्हें यह भी बता दिया कि पूना का कोई बगड़े जो छुटपुट हथियारों का व्यापारी है, महात्मा की हत्या की साजिश में करकरे के साथ है। जिम्मी ने यह समाचार तुरंत पूना पुलिस को दी थी। जांच के बाद पूना पुलिस ने जिम्मी को सूचित किया कि बगड़े अपनी दुकान में नहीं है और यथासंभव आसपास के जंगलों में कहीं छिपा है। दुर्भाग्यवश पूना पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बगड़े की लंबी अनुपस्थिति का राज क्या है। पहली छानबीन होने के कुछ घंटों बाद ही बगड़े अपने दिल्ली अभियान में वापस आ गया था। जिस दौरान दिल्ली पुलिस बगड़े की खोज में परेशान रही, उस दौरान वह नकली साधु अपनी ही दुकान के गुप्त कमरे में बैठा बंदूक की गोली से भी न भेदने वाले कवच बनाने में मगन था। दिल्ली के अधिकारी जिम्मी नागरवाला को विशेष प्रभावित न कर पाए। उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को अगले ही दिन दिल्ली वापस भेज दिया। शुक्रवार को दोपहर आते आते मदन लाल का रहा सहा मनोबल भी समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों से उसने कहा कि वह पूरा बयान लिखित रूप से देने को तैयार है। प्रश्नों की जो बौछार फिर से शुरू हुई वह पूरे 2 दिन तक चली। सभी प्रश्न और उत्तर टेप किए गए। टंकित होने पर मसौदा 54 पृष्ठों में फैला। हर पृष्ठ को मदन लाल ने दोबारा पढ़ा। फिर उस विस्तृत बयान पर उसने 24 जनवरी की रात 9:30 बजे हस्ताक्षर कर दिए। यह बयान शीघ्रातिशीघ्र DJ संजीव की मेज पर पहुंचाया गया। इस बार मदन लाल ने कुछ नहीं छिपाया था। जो कुछ उसे मालूम था सब उसने बयान में कह दिया था। पुलिस
उस आधार पर चमत्कारिक गति से काम कर सकती थी। विडंबना यह रही कि जिस क्षण से डीजे संजीव ने यह मामला अपने हाथ में लिया था, उसी क्षण से तमाम कार्रवाई में एक ऐसा ढीलापन आ गया था जिसका न तो कोई विश्वसनीय कारण सामने रखा जा सकता था और न जिसे कभी माफ़ी किया जा सकेगा। 6 में से कम 5 व्यक्तियों की शिनाख्त मदन लाल के बयान के आधार पर निश्चित रूप से हो सकती थी, लेकिन डीजे संजीव ने उस बयान को जिम्मी नागरवाला के पास बम्बई भिजवाया ही नहीं। इससे भी बुरा यह कि उन्होंने पूना पुलिस को फ़ोन तक नहीं किया कि जिससे हिंदू राष्ट्र के संपादक की शिनाख्त हो सकती। डीजे संजीव ने एक के बाद एक ऐसी भयंकर लापरवाहियां दिखाईं जिन्हें अपराध की ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों के अजब व्यवहार का स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया जा सकेगा, उनकी संख्या केवल डीजे संजीव पर समाप्त नहीं हो जाती। ऐसे अधिकारियों के बीच यूएच राणा का महत्व भी कम नहीं, जो पूना सीआईडी के डीजीआई थे और 25 जनवरी से ही एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद थे। पूना में रखी उनकी पत्रावलियों में वह सारी सामग्री मौजूद थी जिससे गोडसे, आप्टे, बगड़े और करकरे की क्षण मात्र में शिनाख्त हो सकती थी। उन पत्रावलियों में करकरे और आप्टे के फोटोग्राफ भी थे, जो यदि बिड़ला हाउस में तैनात पुलिस तक पहुंचाए जाते तो महात्मा की प्रार्थना सभाओं में उन 2 व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकना संभव हो जाता। संजीव साहब ने राणा साहब को अपने कार्यालय में बुलाया और दोनों ने मिलकर पूरे 2 घंटों तक मदन लाल के बयान के हर पृष्ठ की जांच की। उस बयान की लगभग हर पंक्ति ऐसी थी कि पूना के उस पुलिस अधिकारी को सन्न रह जाना चाहिए था। ठीक विपरीत यूएच राणा की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी रही कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, इस प्रश्न पर रहस्यमय उत्तर कभी नहीं पाया जा सकेगा। पूना ट्रंक करके उन्होंने अपने सहयोगियों को कोई सूचना या चेतावनी नहीं दी। तहकीकात तुरंत करने का आदेश देने की कोई चिंता राणा जी ने नहीं की। हवाई जहाज़ से फौरन उड़कर वह पूना जाते और सारा कार्यभार स्वयं संभालते, इसका प्रश्न ही कहाँ था। हवाई यात्रा उन्हें सूट नहीं करती थी, वह बीमार से पड़ने लगते। अंततः उन्होंने पूना वापसी के लिए ट्रेन पकड़ी, जिसने दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगभग 36 घंटे लिए। राणा जी ने छोटे मार्ग और तेज गति की ट्रेन पकड़ने तक की चिंता नहीं की थी। वह लंबे मार्ग और धीमी गति की ट्रेन से रवाना हुए, वरना वह यात्रा 6 घंटे पहले समाप्त हो सकती थी। बाद में अपने ऐसे व्यवहार का जो स्पष्टीकरण राणा जी ने दिया, वह यह था कि जब दिल्ली के अधिकारियों ने ही मामला गंभीरता से नहीं लिया था, तो उन्हें अपनी ओर से चुस्त दिखाने की एकाएक कैसे सूझती। दिल्ली पुलिस के चीफ मिस्टर डीजे संजीव के मन में यह विश्वास हिमालय जैसे दृढ़ता से जमा हुआ था कि हत्यारे दूसरी कोशिश करने के लिए लौटे, इसका कोई सवाल ही नहीं है। संजीव साहब ने हत्यारों को सनकियों की बुद्धू टोली कहकर रद्द कर दिया था। बम्बई के उपनगर थाना के प्लेटफॉर्म पर वह चारों व्यक्ति चुपके से आ जुड़े थे। नाथूराम ने भर्राई बुदबुदाहट में कहा, हम सफल नहीं हुए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग साथ रहे। ज़्यादा हाथों से खिचड़ी हमेशा बिगड़ती है। गांधी को मारने का तो दरअसल एक ही तरीका है, चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े, यह काम किसी अकेले आदमी के ही हाथों होना चाहिए। नाथूराम अत्यंत स्वस्थ और शांत नजर आ रहा था। किशोरावस्था में जिसने कापालिक पूजा की क्षमता अर्जित करके गोपालपुती दीवार के सामने बैठकर समाधि में अजीबोगरीब आकृतियाँ सरकते देखी थीं, उस व्यक्ति ने आज अपने ही जीवन की उपयोगिता को अंतिम रूप से पहचान लिया था। यह कार्य मैं करूँगा, उसने घोषणा की। यह निर्णय किसी ने उस पर थोपा नहीं था, उसने स्वयं ही कहा, राष्ट्रहित के लिए एक व्यक्ति की बलि तो कभी भी दी जा सकती है। गांधी की हत्या वह शीघ्रातिशीघ्र करने जा रहा था। उसे 2 सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी। उन 2 में से एक तो होगा आप्टे, दूसरे के रूप में उसने करकरे को आमंत्रित किया। अपने भाई गोपाल गोडसे को उसने छोड़ दिया। करकरे ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। गोडसे ने उससे कहा कि वह जल्दी से जल्दी दिल्ली चला जाए।
वहाँ प्रत्येक दोपहर को वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने सार्वजनिक नल की बगल में खड़ा होता रहे। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे उससे वहीं आकर मिलेंगे, दिल्ली पहुंचने के साथ शीघ्र। मगर दिल्ली जाने से पहले यहाँ आप्टे और गोडसे अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर कोई ऐसा पिस्तौल ढूंढेंगे जो छोटे आकार का होने के कारण आसानी से छिपाया जा सके और पूर्णतया विश्वसनीय हो। इस बार गलती की कोई संभावना नहीं छोड़ी जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात जो नाथूराम ने उन सबको बार बार याद दिलाई यह थी कि जो करना है अब शीघ्रातिशीघ्र कर लेना है। मदन लाल पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है, पुलिस देर सबेर हम तक जरूर पहुंचेगी। गोडसे ने कहा, पुलिस हमें पकड़े इससे पहले गांधी को मार देना है। 25 जनवरी की शाम दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी D.W. मेहरा को फिर से बिस्तर पकड़ लेना पड़ा। फ्लू का आक्रमण इस बार और भी तेज था। हर शाम भरे रिवॉल्वर के साथ प्रत्येक प्रार्थना सभा में गांधी जी की बगल में सादा पोशाक पहनकर मौजूद रहने की जिम्मेदारी उन्होंने A.N. भाटिया नामक एक अन्य पुलिस अधिकारी को सौंपी। गांधी जी को इन पुलिस कार्रवाइयों का कोई आभास नहीं था। वह अपने जीवन का एक नया और अत्यंत महान सपना देखने में लीन थे। पाकिस्तान से आए हुए एक मिलने वाले के सामने उन्होंने उस सपने को प्रकट भी कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कारवां देखूं जो 50 मील लंबा हो। मैं उसके आगे आगे चल रहा हूँ, पीछे पीछे हिंदू और सिख चलते हों। मैं उन सब को वापस पाकिस्तान ले जाऊं। महात्मा का ये सपना कितना ज़बरदस्त, कितना अलौकिक था। उस छरहरे मानव आकार ने भारत का अनेक दशकों से सफल मार्गदर्शन किया था। वह पिद्दी मानव आकृति फिर से एक नया रास्ता खोलना चाहती थी। हाथ में लाठी लिए खड़ाऊं चटकाता, धूप में अपना गंजा सिर चमकता, वह बुढ़ऊ दुखी मानवता के किसी ऐसे कारवां के आगे आगे पैदल चल रहा हो जिसकी लंबाई का कोई छोर ही नज़र न आता हो। बुढ़ऊ के चमत्कारों ने आज तक कोई सीमा स्वीकार नहीं की थी। उसके लिए यह बिल्कुल असंभव नहीं था कि सिखों और हिंदुओं का 50 मील लंबा कारवां लेकर वह यहाँ से पाकिस्तान पहुँचाए और बसा दे। फिर जब वहाँ से भारत की तरफ लौटे तो पीछे पीछे एक और कारवां चल रहा हो, भारत में वापस बसने के इच्छुक मुसलमानों का 50 मील लंबा कारवां। महात्मा ने डॉक्टर सुशीला नैयर को बुलाया और आदेश दिया कि शीघ्र पाकिस्तान जाकर मेरी पदयात्रा की प्रारंभिक तैयारियां करवाओ। केवल 10 दिन के भीतर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे हवाई जहाज़ से दोबारा दिल्ली जा रहे थे ताकि महात्मा गांधी की हत्या कर सकें। इस बार वे एयर इंडिया के वाइकिंग हवाई जहाज़ में बैठे हुए थे। उन दोनों नौजवानों ने बम्बई में जो आखिरी दिन बिताया था उसमें कदम कदम पर उन्हें असगुन का ही सामना करना पड़ा था। सारा दिन कभी इससे मिल रहे हैं तो कभी उससे भीख मांग रहे हैं, पैसों के लिए और पिस्तौल के लिए। पैसे प्रायः सभी जगह से मिलते जा रहे थे। पिस्तौल के प्रबंध का वादा कोई भी नहीं कर रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के फलस्वरूप आप्टे की जेब में 10,000 रुपये एकत्र हो गए थे, लेकिन पिस्तौल की परछाई भी नहीं। वे यह मानकर चल रहे थे कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बम्बई में जितना ज़्यादा समय बिताया जाएगा उतना ही उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ेगा। आखिर उन्होंने फैसला किया कि पिस्तौल के बिना ही बम्बई से निकल चलें। दिल्ली में घृणा और क्रोध से बिलबिलाते शरणार्थियों के अनेक शिविर लगे हैं। क्या किसी शिविर में कोई पिस्तौल नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने अपने अंतिम उपवास के दौरान जो पीड़ा सही थी उसके अनेक पुरस्कार सामने आए, किंतु कोई पुरस्कार 27 जनवरी 1948 की दिव्यता की बराबरी नहीं कर सकता था। दिल्ली से 7 मील दक्षिण में महरौली की प्रसिद्ध मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम अर्थात इस्लाम की शक्ति पर चढ़ती सुबह महात्मा गांधी का तीव्र इंतजार किया जा रहा था। वह मस्जिद
27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से तैयार की गई थी। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा वह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहलाती थी। हर साल वहाँ कुतुबुद्दीन के मृत्यु दिवस पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु एकत्र होते। महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ने के लिए जो 7 शर्तें मनवाई थीं, उनमें से एक यह भी थी कि कुव्वतुल-ए-इस्लाम के समारोह में जो हजारों मुसलमान आएं, उन्हें अपने जीवन का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। केवल 15 दिन पहले जो माहौल था, उसके अनुसार हिंदुओं और सिखों ने उन मुसलमानों का स्वागत नंगे छुरों और कृपाणों से ही किया होता। ठीक विपरीत मस्जिद के दरवाजे पर आज वे मंद मंद मुस्कुराते खड़े थे। मुसलमान यात्रियों को वे बढ़ बढ़कर फूलों की मालाएं पहना रहे थे। भीतर सिखों ने एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा था, जहां उन यात्रियों को निःशुल्क चाय पिलाई जा रही थी। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की उस आनंदित भीड़ के बीच टहल रहे थे महात्मा गांधी के दोनों हाथ मनु और आभा के कंधों पर थे। उस प्रेममय दृश्य से वह इतने विचलित हो गए थे कि उनकी आंखें बार बार भीग रही थीं। मस्जिद के मौलवियों ने आभार प्रदर्शन करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि वह ऐसी जगह बैठें जिसे मस्जिद का दिल कहा जाता और वहां से श्रद्धालुओं को 2 शब्द कहें। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश के सख्त मनाही के परंपराओं को भी मनु और आभा के लिए मौलवियों ने भुला दिया, क्योंकि वे गांधी जी की पुत्रियां थीं। गांधी जी का दिल भर आया। हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों से उन्होंने एक ही बात कही, आज इस पवित्र जगह पर बैठकर हम प्रतिज्ञा करें कि हमेशा दोस्तों और भाइयों की तरह रहेंगे, क्योंकि भले ही हमारे घर जुदा जुदा हों, आखिर हम एक ही पेड़ की टहनियाँ हैं। नाथूराम गोडसे के आदेशानुसार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने गोल बगीचे के नज़दीक सार्वजनिक नल के अगल बगल विष्णु करकरे टहल रहा था। जनवरी की 27 तारीख थी और वक्त दोपहर का। शरणार्थी सड़कों के किनारे सो रहे थे, हग मूत रहे थे, भीख मांग रहे थे, यदा कदा मर भी जाते थे। करकरे ने अचानक देखा कि उसके दोनों दोस्त शरणार्थियों की भीड़ को काटते हुए उसी की ओर बढ़े आ रहे हैं। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। घंटों घंटों तक उन्होंने दिल्ली के शरणार्थी शिविरों की खाक छानी थी। उन तंबुओं में दुख, दर्द और शिकायतों के अलावा कुछ नहीं था। पिस्तौल तो विशेष रूप से नहीं। एक और दिन बर्बाद हो गया था, जब पुलिस उनके नज़दीक आ रही होगी, जब गांधी के आसपास सुरक्षा का छल्ला और भी कड़ा हो गया होगा। पिस्तौल पाने का अब केवल अंतिम सूत्र रह जाता था। यदि वहाँ भी निराशा मिली तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात होगी। वह सूत्र था दिल्ली से 194 मील दूर ग्वालियर में। दोनों ने करकरे से कहा, यथासंभव हम 24 घंटों में वापस आकर तुमसे यहीं मिलते हैं। इन शब्दों के साथ गोडसे और आप्टे स्टेशन की भीड़ में खो गए ताकि ग्वालियर की ट्रेन पकड़ सकें। 27 जनवरी की आधी रात को जब ग्वालियर के वैद्य दत्तात्रेय परचुरे की कॉल बेल आतुरता से बज उठी, तो परचुरे ने यही सोचा कि कोई दुखियारी माँ अपने बच्चे के लिए सर्दी, जुकाम और खांसी की दवा लेने आई होगी। इसकी अपेक्षा दरवाज़ा खोलते ही उसने प्राचीन काल के अपने 2 परम मित्रों के दर्शन किए। ऐसे मित्र जिनका हिंदू राष्ट्रीयता पर विश्वास स्वयं परचुरे से भी बढ़ा चढ़ा था। यह वही परचुरे था जिसने मदन लाल पाहवा के लिए रहने और खाने पीने के अलावा सुरक्षा का भी पूरा वचन देते हुए कहा था, जितने मुसलमान मार सको मारते जाओ। अगले दिन रात की गाड़ी से गोडसे और आप्टे जब दिल्ली की ओर वापस चले, तो परचुरे ने उनकी वह समस्या आखिर हल कर दी थी। इसके चक्कर में उन दोनों ने न जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई थीं। कागज़ के थैले में बंद पुराने कपड़ों से लिपटा काले रंग का एक ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल, जिसका नंबर 606824P था, गोडसे की बाह के नीचे दबा हुआ था। परचुरे ने इस पिस्तौल की 20 गोलियों का भी प्रबंध कर दिया था। आप्टे और गोडसे ने ग्वालियर स्टेशन से दिल्ली वापसी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जिस वक्त पकड़ी, लगभग उसी वक्त 800 मील के फासले पर
एक व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्त कर रहा था। पूना सीआईडी के डीआईजी मिस्टर यूएच राणा की लंबी, धीमी और कष्टप्रद यात्रा आखिर पूरी हो गई थी। जिस अधिकारियों की पत्रावलियों में गोडसे और आप्टे की शिनाख्त के जरिए उन दोनों हत्यारों का बिड़ला हाउस में प्रवेश रोका जा सकता था, वह अधिकारी आखिर अपने खुद के कार्यक्षेत्र में कदम रख चुका था। राणा जी ने सीधे अपने कार्यालय जाने की चिंता नहीं की। उतनी लंबी यात्रा ने उन्हें थका जो दिया था, वह सीधे अपने घर चले गए ताकि आराम से सो सकें। मिल गया, आह कर करे, इस बार पिस्तौल मिल गया। नाथूराम गोडसे का उत्साह समा नहीं रहा था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने नल के आसपास घिरी उस भीड़ को काट कर नाथूराम डेक्कन गेस्ट हाउस के मालिक को अलग खींच कर ले गया। जिस प्रकार कोई तस्कर अपने दिव्य किंतु गुप्त माल की हल्की सी झलक संभावित ग्राहक को दिखाता है, उसी प्रकार नाथूराम ने अपने भूरे पुराने कोट के बटन खोलकर अंदर की झलक दिखाई। करकरे ने देखा, उसकी कमर में सचमुच एक पिस्तौल खोसा हुआ था जिसकी काली मूठ चमक रही थी। तो आखिर वह चीज़ उन्हें मिल गई थी जिसकी उन्हें उतनी शिद्दत से तलाश थी। उस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद वे तीनों व्यक्ति अत्यधिक तीव्रता से अपने पूर्व निश्चित निर्णय के अनुसार आगे बढ़ने वाले थे। उन तीनों में से जो केवल एक व्यक्ति जीवित रहने वाला था, उस विष्णु करकरे के अपने शब्दों में, हम नल के नज़दीक खड़े थे। आप्टे ने हमसे कहा, इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है। हमें पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पिस्तौल न केवल काम करता है बल्कि सही निशाना भी लेता है। अभ्यास के लिए हमारे पास काफ़ी गोलियां हैं। देखो। इन शब्दों के साथ उसने अपने कोट की जेब खोलकर दिखाई। उसने सच कहा था, भीतर मैंने अनेक गोलियां देखी। अंत में हमने बिड़ला मंदिर के सूने पिछवाड़े में जाने का फैसला किया। वहाँ आप्टे एक बबूल के तने से सटता हुआ बैठ गया ताकि अंदाज़ा लगा सके कि बैठे हुए आदमी का सिर किस ऊंचाई पर होता है। चाकू निकालकर अपने सिर के सामने बबूल के तने पर उसने गोल घेरा सा खुरचना शुरू किया। हाँ तो नाथूराम, वह बोला, समझ लो यही है गांधी जी का सिर। जरा निशाना तो लेकर देखो। नाथूराम उस बबूल से कोई 25 फीट के फासले पर हटा। फिर उसने निशाने पर फायर किया। उसने धाएं 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 4 गोलियां छोड़ी। आप्टे दौड़कर तने के पास पहुंचा। उसने जो गोल सा खुरचा था उस पर वह झुक कर देखने लगा। सारी गोलियां गांधी जी के सिर में लगी थीं। खूब। आप्टे किलक उठा, सारे निशाने सही लगे हैं। वाह नाथूराम। पड़ोस के ही झाड़ झंकाड़ के बीच से एक व्यक्ति जब गांधी जी के सिर का प्रतिनिधित्व करते गोले पर धड़ाधड़ गोलियां छोड़ रहा था, उस वक्त गांधी जी नई दिल्ली से अपनी रवानगी की संभावित तिथि निश्चित कर रहे थे, 3 फरवरी। पहले तो वह अपने वर्धा आश्रम में जाएंगे। वहाँ 10 दिनों के निवास के बाद अपने बूढ़े पैरों को उन अभागे रास्तों पर चलना शुरू करेंगे जिन्हें पार करते समय हजारों हजार लोग मौत के घाट उतर गए। पाकिस्तान की इस पद यात्रा में वह अपने उस महान सपने को साकार करना चाह रहे थे जो किसी मरुभूमि में दिखाई पड़ती मृग तृष्णा की तरह उन्हें अपनी ओर खींचे जा रहा था। गांधी जी की प्रार्थना सभा के समापन को अभी थोड़ा समय ही बीता होगा कि उनके प्राण लेने के मामले की तहकीकात जिस पुलिस अधिकारी ने अपने कंधों पर लाद रखी थी, उसका फ़ोन घनघनाने लगा। मदन लाल का मनोबल टूटने और उसके द्वारा विस्तृत बयान दिए जाने के बाद भी संजीव साहब ने अपनी गाड़ी लगभग जहाँ की तहाँ खड़ी कर रखी थी। उनके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आई थी कि हत्यारे दोबारा हमला करने के लिए कदापि नहीं लौटेंगे। उन्होंने फ़ोन करने वाले व्यक्ति को भी आगे बढ़ने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। जिम्मी नागरवाला अधिकतम जो भी कर सकते थे, प्रथम 48 घंटों की जांच पड़ताल में उन्होंने कर लिया था। इसके बावजूद एक बात ऐसी ज़रूर थी कि उन्हें मुंबई से दिल्ली फ़ोन मिलाना पड़ जाए। देखिए, कारण तो मैं आपके सामने कोई नहीं रख सकता, उन्होंने संजीव जी से कहा, लेकिन यह निश्चित जानिए कि हत्यारे फिर से आ रहे हैं। सावरकर सदन के आसपास जो चहल पहल है, जो माहौल है, उसे देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरा हमला ज़रूर होगा। तो मैं क्या करूं? संजीव साहब फट पड़े।
नेहरू और पटेल दोनों जाकर गांधी जी से जिद कर चुके हैं कि वह प्रार्थना सभा में आने वालों की तलाशी लेने की अनुमति दें। जानते हैं गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? बोले कि अगर एक भी वर्दीधारी सिपाही प्रार्थना सभा में दिखाई दिया अथवा अगर एक भी श्रोता की तलाशी ली गई तो मैं आमरण अनशन करूंगा। हम कर ही क्या सकते हैं? जो किया जा सकता था, जो किया जाने चाहिए था, उसका उनका जवाब एक और पुलिस अधिकारी की मेज पर रखा हुआ था। दिल्ली से 700 मील दूर पूना सीआईडी के डीआईजी मिस्टर यूएच राणा ने आखिर वे जानकारियां प्राप्त कर ली थीं जिन्हें वह 4 दिन पहले केवल एक टेलीफोन कॉल द्वारा प्राप्त कर सकते थे। मदन लाल पाहवा के पहले बयान के 9 दिनों बाद, उनकी विस्तृत आत्मस्वीकृति के 5 दिनों बाद उस पुलिस अधिकारी को आखिर पता चल गया था कि वे 3 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की शपथ लेकर बिड़ला हाउस में दाखिल हो जाने में सफलता पा ली थी। इसके बावजूद राणा जी ने आप्टे और गोडसे की हुलिये की कोई सूचना दिल्ली नहीं भेजी, न तार से न टेलीफोन से। बिड़ला हाउस के गेट पर तैनात चौकीदारों को देने के लिए आप्टे और गोडसे के फोटोग्राफ भी अविलंब रवाना किए जाने थे। राणा ने इस बाबत भी कोई कार्य नहीं किया। बगड़े पूना में ही बैठा हुआ था, अपने गुप्त कमरे में बंदूक की गोली द्वारा भी न भिदने वाले कवच तैयार करता हुआ। राणा ने बगड़े की इस गतिविधि में कोई खलल न पहुंचाया। वे 3 व्यक्ति जिनके बारे में सोच लिया गया था कि इनके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय रूम नंबर 6 की खिड़की पर आराम से खड़े थे ताकि तांगों, रिक्शों, बसों, ठेलों आदि की जो रेलम-पेल नीचे सड़क पर मची हुई थी उसे देखकर अपना निःशुल्क मनोरंजन कर सकें। गोडसे, आप्टे और करकरे ने फैसला कर लिया था कि महात्मा गांधी की हत्या उन्हें किस वक्त करनी है। कल शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शाम 5 बजे बिड़ला हाउस की प्रार्थना सभा में, जहां उन्हें पहली बार सफलता नहीं मिली थी, इस दूसरी बार में वे निश्चित रूप से गांधी जी की हत्या कर देंगे। करकरे के बयान के अनुसार नाथूराम बड़े अच्छे स्वभाव में था। उसकी सफलता क्षण क्षण गहरी हो रही थी। बिल्कुल नहीं लगता था कि वह किसी तनाव में है। जब 8:30 बजने को थे, उसने आकर कहा, चलो हमें आखिरी बार साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन भी मामूली नहीं, शानदार पार्टी। शायद दोबारा हम कभी साथ बैठकर भोजन न कर सकें। नीचे उतरकर हम स्टेशन की भीड़ में चलने लगे। हम ब्रेंडोन नामक एक रेस्तरां में पहुँचे, लेकिन आप्टे ने कहा, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। करकरे शाकाहारी था। नाथूराम ने मेरे गले में बाँह डालकर कहा, अरे हाँ, करकरे शाकाहारी है। आज रात तो हम तीनों को साथ होना ही चाहिए। हम किसी अन्य बढ़िया होटल की तलाश में निकल पड़े। महात्मा गांधी ने अपने जीवन की अंतिम रात्रि में उस कार्य को संपन्न किया जो उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा सौंपा गया था। रात्रि के 9:15 बजते बजते उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नया संकल्प पत्र तैयार कर लिया था। कौन जानता था कि वही संकल्प पत्र उनकी अंतिम इच्छा बन जाएगा, राष्ट्र के नाम उनका मृत्यु लेख। आज तो सिर घूम गया, उन्होंने गहरी सांस के साथ कहा। दरी पर लेटकर उन्होंने मनु की गोद में सिर रख दिया। मनु उन्हें तेल की हल्की हल्की चंपी करने लगी। बापू के चेहरे से उदासी की रेखाएं मिट नहीं रही थीं। वह मनु को बताने लगे कि कांग्रेस के नए संकल्प पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है। भ्रष्टाचार, देश के शासकों के बीच दिनों दिन बढ़ रहा भ्रष्टाचार। इस संकल्प पत्र के अनुसार कौन चलेगा जो मात्र सदाचार की हिमायत कर रहा है? कितने नेताओं की फुर्सत भी होगी जो इस संकल्प पत्र का मर्म समझने की कोशिश करेंगे? स्वयं गांधी जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते थे। भोजन के बाद नाथूराम ने कहा कि वह अकेले में आराम करना चाहता है। उसे प्रतीक्षालय में छोड़कर करकरे और आप्टे बाहर निकल आए। वे दोनों अब नर्वस होने लगे। उन्होंने कोई फिल्म देखने का फैसला किया। मध्यांतर में मैं और आप्टे लॉबी से निकल आए और खड़े खड़े बातें करने लगे। करकरे ने याद करते हुए कहा, विदाई के भोजन के दौरान नाथूराम ने कहा था, कल शाम को सब निबट जाना चाहिए या हद से हद परसों। मैं नाथूराम के इन शब्दों पर चिंतित हो रहा था। मैंने आप्टे से पूछा, क्या तुम्हें नाथूराम के शब्द ठीक से याद हैं? हाँ, अच्छी तरह, उसने कहा। उसने थोड़ी संभावना परसों पर भी छोड़ी है। मैं बोला, इसका अर्थ क्या है? यह काम इतना भारी है कि पता नहीं नाथूराम कर पाए न कर पाए। आप्टे मेरे नज़दीक खिसक आया।
सुनो करकरे, वह बोला, नाथूराम को तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, उसका मतलब खुद निकाल लेना। 20 जनवरी को जब हमने दिल्ली छोड़ी थी तो मैं और वह कानपुर चले गए थे। वह यात्रा हमने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में की। हमें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह 6 बजे के करीब जब कानपुर नज़दीक ही था, नाथूराम अपने ऊपर की बर्थ से अचानक नीचे कूदा और मुझे हचमचाने लगा। जाग रहे हो आपटे? सुनो, ये मैं हूँ, केवल मैं जो इस काम को करेगा। यह काम केवल एक आदमी के हाथों हो सकता है जो अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हो, और वह मैं हूँ। यह काम मुझे करना है, अकेले। आपटे की आंखें मुझ पर ठहर गईं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन अत्यंत धीमे स्वर में, ताकि कोई और न सुन ले। उसने कहा, सच मानो करकरे। नाथूराम के मुंह से ज्यों ही वे शब्द निकले, मुझे यही लगा जैसे मैं डिब्बे के फर्श पर खुद अपनी आंखों से महात्मा गांधी की लाश पड़ी देख रहा हूँ। नाथूराम पर मैं इस हद तक भरोसा करता हूँ। विष्णु करकरे और नारायण आपटे ने प्रतीक्षालय नंबर 6 का दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर झांका। दीवार से सटे पलंग पर नाथूराम आराम से गहरी नींद सो रहा था। करकरे को यही लगा जैसे उसके तन पर कहीं कोई तनाव नहीं है। पलंग के नज़दीक फर्श पर वह जासूसी उपन्यास पड़ा हुआ था जिसे नाथूराम ने उसी शाम पढ़कर पूरा किया था। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।